हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है। इसका हम 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो इस 4th चैप्टर की बेटा ऑलरेडी 2 वीडियोज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बच्चों आपने सभी ने दोनों वीडियोज़ देखी होंगी, आपको क्लियर भी हुआ होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर भी होंगे। बहुत ईजी चैप्टर है बेटा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उससे ज़रूर डिस्कस करोगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लास्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। अब देखिए बच्चों, हमने जो ग्लोबलाइजेशन पढ़ा था उसका हमारे इंडिया के अंदर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो लास्ट 20 ईयर्स का अगर हम देखते हैं तो जो ग्लोबलाइजेशन है ऑफ इंडियन इकोनॉमी हैज़ कम अ लॉन्ग वे, बहुत तेज़ी से इसने हमारे इंडिया के अंदर मतलब एंटर किया है। और इसका क्या इफेक्ट हमारे इंडिया के ऊपर आया है, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स। दोनों प्रकार के प्रोड्यूसर जिसमें लोकल और फॉरेन प्रोड्यूसर आ रहे हैं, इन दोनों को ही क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से इसमें एडवांटेज हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। पर्टिकुलरली वेल ऑफ सेक्शंस इन द अर्बन एरियाज, सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है, जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ वाले लोगों को सबसे अधिक इसका बेनिफिट हो रहा है। देयर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर दिस कंज्यूमर्स हु नाउ एंड। अब लोगों के सामने क्या है बेटा, बहुत सारी चॉइसेस आ गई हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव किया गया है और कम रेट के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया गया है। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया है कि आज का जो पर्सन है वो क्या है, उसके सामने बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं, तो अपने तरीके से अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या है, हर चीज़ को ईजिली अवेलेबल करवा रहा है। अब जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, वर्कर्स हैं, इन सभी के ऊपर क्या आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन का बहुत इफेक्ट आ रहा है। तो देखिए, फर्स्टली MNC हैव इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर। जो MNCs हैं उनका हमारे इंडिया के अंदर पिछले 20 सालों से क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट हो रहा है। इसका अर्थ क्या है कि इन्वेस्टिंग इन इंडिया हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर देम। इसके द्वारा क्या मतलब, जो MNCs हैं उनको क्या हो रहा है, बहुत अधिक बेनिफिट हो रहा है। MNC हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, मतलब इन बैंकिंग इन अर्बन एरिया, मतलब इन सब चीज़ों के अंदर क्या है, जो MNCs है उसने बहुत अधिक तेज़ी से इन्वेस्टमेंट किया है। दीज प्रोडक्ट्स हैव बीन अ लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स। इन सभी चीज़ों क्या है, बहुत अधिक बायर्स भी, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बल्क के अंदर क्या है, बायर भी इन्हें प्रोवाइड हुए हैं, मतलब अवेलेबल हुए हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स, इसके अंदर क्या है, बहुत तेज़ी से बेटा जो नई नई कंपनी के अंदर नई जॉब्स हैं वो भी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हुई हैं, बहुत तेज़ी से फैली हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी MNCs हैं उसके द्वारा क्या है, बहुत तेज़ी से हमारे इंडिया के अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, बहुत तेज़ी से उनका विस्तार हुआ है। अब देखिए, जो इन स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर इन रिसेंट ईयर्स का अगर हम देखते हैं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया टेकिंग स्पेशल स्टेप्स। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है उसने उन्होंने क्या है, मतलब स्पेशल स्टेप्स उठाए हैं किस चीज़ के, फॉरेन कंपनीज़ को इन्वेस्ट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए। इंडस्ट्रियल जोन कॉल्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसे SEZs कहा गया है, आर बीइंग सेटअप, इसके लिए SEZs सेटअप किए गए हैं। SEZs हैज़ टू हैव वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, इसके अंदर क्या है, बहुत अधिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, इन सभी क्या है, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ इन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है। और इन SSGs के द्वारा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन गेन करने की कोशिश की जाती है। गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो अलाउड फ्लेक्सिबिलिटी इन द लेबर लॉज टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा जो लेबर लॉज हैं उसके अंदर भी क्या है, गवर्नमेंट ने कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अपनाई है ताकि उसके अंदर कुछ पुराने नियमों को हटाया जा सके और नए नियमों को उसमें ऐड किया जा सके। इस प्रकार से इसका जो मेन एम है वो क्या है कि मतलब जो वर्कर्स हैं उन्हें क्या ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं ताकि वो भी इजीली अपने वर्क को कंफर्टेबली कर सकें। तो इसके द्वारा क्या किया गया बच्चों, इन सब चीज़ों के द्वारा जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए इन सारे चीज़ों को अपनाया गया है ताकि जो दूसरे देशों का जो करेंसी है वो हमारे देश के अंदर आ सके। सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज, हमारे इंडिया की जो टॉप कंपनीज़ हैं, हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन। उसके द्वारा क्या उनके अंदर आपस में कंपटीशन की फीलिंग को इंक्रीज़ किया गया है। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी, मतलब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं और नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा और नए नए मेथड्स के द्वारा वो प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं।
सम गेन फ्रॉम सक्सेसफुली कोलाब्रेशन विथ, और इसके अलावा हमारे देश के जो व्यापारी हैं वो दूसरे फॉरेन कंपनीज के द्वारा अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा कोलाबोरेट कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा उससे मेल मिलाप करके उसे ज़्यादा ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो ग्लोबलाइजेशन है हैज़ इनेबल्ड सम लार्ज कंपनीज टू emerge एंड मल्टीनेशनल themselves, यानी जो छोटी छोटी जो कंपनी हैं वो क्या हो गई है, वो भी अब MNC इसमें परिवर्तित हो गई हैं। उनका भी व्यापार केवल अपने देशों तक न रहकर दूसरे देशों में पहुंच गया है। जैसे टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल्स की है, इन्फोसिस IT, रेनबैक्सी मेडिसिन, एशियन पेंट्स की, सुंडाराम फास्टनर्स, नट्स एंड बोल्ट की कंपनी है। तो ये क्या है, कुछ इंडियन कंपनीज़ हैं जो क्या है अब ये पूरे वर्ल्ड के लिए कार्य कर रही हैं। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी इन सारी चीज़ों को पूरे वर्ल्ड तक भेजा जाता है। ग्लोबलाइजेशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जो ग्लोबलाइजेशन उसके द्वारा नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें मिलती हैं, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग IT, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हमें सबसे अधिक क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल लिए गए जैसे कॉल सेंटर्स हैं। इसके अलावा बेटा जो डाटा एंट्री है, अकाउंटिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, इंजीनियरिंग है, ऐसी बहुत सारी पोस्ट हैं जिसके अंदर क्या है, हमारी जो इंडियन कंपनी है उसको बहुत अधिक मात्रा में बेनिफिट हो रहा है। राइजिंग कंपटीशन सभी लोगों के अंदर क्या हो रहा है बेटा, कंपटीशन की फीलिंग आ रही है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, रवि डिडंट एक्सपेक्ट दैट ही वुड हैव टू फेस अ क्राइसिस in such a short period of his life as industrialist. रवि took a loan from the bank to start his own company. जो रवि है बेटा उसने क्या है 1992 के अंदर लोन लिया था बैंक से ताकि वो अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सके। एन इंडस्ट्रियल टाउन इन तमिलनाडु के एक इंडस्ट्रियल टाउन के अंदर कैपेसिटेटर आर यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रॉनिक होम एप्लियंसेज इंक्लूडिंग ट्यूबलाइट। और उसने क्या मतलब किस चीज़ की कंपनी खोली थी वहाँ पर, क्या जो होम एप्लायंसेस होते हैं जिसका ट्यूबलाइट्स हैं, टेलीविजन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, बहुत सारी चीज़ों की उसने वो कंपनी खोली थी। विद इन 3 years 3 साल के अंदर ही वॉज एबल टू एक्सपेंड प्रोडक्शन एंड हैड 20 वर्कर्स, यानी 3 साल के अंदर ही उसने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा दिया और 20 वर्कर्स उसके अंडर कार्य कर रहे थे। हीज स्ट्रगल टू रन हिज कंपनी स्टार्टेड व्हेन द गवर्नमेंट रिमूव रेस्ट्रिक्शन। उसका जो ये स्ट्रगल है बेटा कब उसने मतलब कब से स्टार्ट हुआ, जब गवर्नमेंट ने सारे रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था। And his main client, the television companies, used to buy different components including competitors in bulk. और मतलब उसका आज क्या है बेटा, उसने छोटे से लेवल से अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था और वो क्या है आज बहुत बड़े लेवल के ऊपर उसका MNCs के साथ भी उसके साथ आज क्या है उसका टाई अप हो गया है। रवि नाउ प्रोड्यूसेस लेस देन हाफ द कैपेसिटेटर देन द प्रोड्यूस इन द ईयर 2000 एंड हैज ओनली 7 वर्कर्स वर्किंग फॉर हिम। लेकिन आगे क्या होता है बेटा, आगे जब उसके जो कंपनीज हैं, कंपनी की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से जब बैरियर्स लगा दिए जाते हैं तो जो रवि को जो बेनिफिट हुआ था, मुनाफा हुआ था, वो क्या हो जाता है, सारा डाउन चला जाता है। और आज उसके साथ केवल 7% कार्य कर रहे हैं। एंड मैनी ऑफ रवीज फ्रेंड इन सम बिजनेस इन हैदराबाद एंड चेन्नई हैव क्लोज देयर यूनिट्स। और रवि के साथ के जितने भी फ्रेंड्स उन्होंने अपने वर्क को क्लोज कर दिया, अपने वर्क को बंद कर दिया है। तो इसमें दिखाया गया है कि जब जो गवर्नमेंट की साइड से जो बैरियर्स लगाए गए थे उसके द्वारा बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। बैटरीज, कैपेसिटेटर, प्लास्टिक टॉयज, टायर्स, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड वेजिटेबल ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एंड सेवरल ऑफ यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मैनी वर्कर्स जॉबलेस। इसके द्वारा क्या हुआ बेटा, जिन सब चीज़ों को बंद कर दिया गया तो बहुत सारे जो वर्कर्स थे वो उनकी जॉब छिन गई। एंड द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर। और मतलब एग्रीकल्चर के बाद जो सबसे ज़्यादा जो मतलब वर्कर्स थे वो कहाँ पर लगे हुए थे, कंपनीज़ के अंदर लगे हुए थे। और जो क्या है कुछ समय के लिए सारी जब कंपनियां बंद हो गई तो इन वर्कर से क्या हो गया, इनसे इनका सारा वर्क छिन गया। आगे इसमें बेटा एग्जांपल दिया गया है कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट। देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड द प्रेशर ऑफ कंपटीशन हैव सब्सटेंटली चेंज्ड द लाइफ ऑफ वर्कर्स की लाइफ को चेंज कर दिया। फेस्ड विद ग्रोइंग कंपटीशन मोस्ट एम्प्लॉयज़ these days refer to employ workers flexibility. This mean that workers job are no longer secure। मतलब
जो फ्लेक्सिबिलिटी जो वर्ड था वो उनसे छीन लिया गया, तो इससे क्या लगा कि जो वर्कर्स उनकी जो जॉब है वो लंबे समय तक सिक्योर नहीं रह पाएगी। अब देखिए इसमें गारमेंट जो फैक्ट्री है उसका एक एग्जांपल दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, 35 ईयर्स ओल्ड सुशीला हैज़ स्पेंड मैनी ईयर्स एज वर्कर इन गारमेंट कंपनी के अंदर, उसने दिल्ली की गारमेंट कंपनी में उसने मतलब 35 साल की सुशीला कई साल तक उसने वहाँ पे वर्क किया। शी वॉज एम्प्लॉयड एज अ परमानेंट वर्कर, वहाँ पे परमानेंट वर्कर की तरह कार्य कर रही थी। एंटाइटल टू हेल्थ इंश्योरेंस, उसे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता था, फंड भी मिलता था, ओवर टाइम के लिए उसे डबल एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते थे। लेकिन जब सुशीला की जो फैक्ट्री थी वो क्लोज हो गई 1980 के अंदर, तो क्या हुआ आफ्टर, अब वो सब वर्कर्स को निकाल दिया गया। आफ्टर सर्चिंग फॉर अ जॉब फॉर 6 मंथ, 6 महीने उसने लगातार जॉब के लिए सर्च किया। शी फाइनली गोट अ जॉब 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम देयर, लेकिन जहाँ वो रह रही थी उसे 30 किलोमीटर दूर उसे जॉब मिली। इवन आफ्टर वर्किंग इन दिस फैक्ट्री फॉर सेवरल ईयर्स शी इज़ टेम्परेरी वर्कर एंड अर्नस लेस देन हाफ ऑफ वट, मतलब अब जो जिस नई कंपनी में वो लगी थी वहाँ पर क्या वो एक टेम्परेरी वर्कर थी और उसे वहाँ से पैसा भी बहुत कम मिल रहा था। एंड शी लीव्स हर हाउस एवरी मॉर्निंग 7 days a week at 7:30 AM एंड रिटर्न एट, अब वो सुबह 7:30 बजे अपने घर को छोड़ती थी और रात को 10 बजे घर पहुँचती थी। अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क मीन्स नो वेज, शी हैज़ नन ऑफ द बेनिफिट, अब उसे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा था, किसी भी प्रकार का उसे फ़ायदा नहीं हो रहा था। Factories closer to her home have widely fluctuating orders and therefore have pay even less, यानी कि उसे कम पैसा मिल रहा था लेकिन फिर क्या है परेशानी उसके साथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से बच्चों इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई कंटिन्यूसली जब हम लगातार एक ही जगह वर्क करते रहते हैं तो वहाँ पे क्या परमानेंट हम हो जाते हैं और हमें बहुत सारे बेनिफिट भी मिलते हैं। लेकिन जब अचानक वो फैक्ट्री बंद हो जाती है या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो हमें उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, जहाँ पर हमारे साथ मतलब ना तो हम वहाँ पे टेम्परेरी पोस्ट के ऊपर चले जाते हैं, वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट भी नहीं होता है और इस प्रकार से हमें बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। द कंडीशन ऑफ द वर्क एंड द हार्डशिप ऑफ वर्कर्स डिस्क्राइब्ड अबव हैव बीन कॉमन टू मैनी इंडस्ट्रीज सर्विसेज इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर ये बहुत सारे कॉमन एग्जांपल देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट वर्कर्स टुडे आर एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर वर्क कर रहे हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आप लोगों ने 3rd चैप्टर में डिस्कस किया है बेटा कि इसमें क्या होता है कि इसके अंदर किसी तरह की कोई परमानेंसी नहीं होती है, कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, हमें कोई बेनिफिट नहीं होता है और जो वर्कर्स होते हैं उनका क्या हर समय उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, किया जाता है। स्ट्रगल फॉर अ फेयर ग्लोबलाइजेशन, अब देखिए एक अच्छे ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है तो क्या है। अबव एविडेंस इंडिकेट्स दैट, अब जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा है कि नॉट एवरीवन हैज बेनिफिटेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन के द्वारा सभी को बेनिफिट नहीं हो रहा है। पीपल विद एजुकेशन स्किल एंड वेल्थ हैव मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी स्किल है, वही क्या है इसका बेनिफिट उठा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिन लोगों के पास कोई मतलब किसी प्रकार कोई एजुकेशन नहीं है उन्हें कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हालांकि जो ग्लोबलाइजेशन है वो क्या है नाउ रियलिटी, द क्वेश्चन इज़ हाउ टू मेक ग्लोबलाइजेशन मोर फेयर, कि मेन क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसे हम और अच्छा कैसे बना सकते हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, जो फेयर ग्लोबलाइजेशन वो हम सभी के लिए बहुत सारे अवसर ओपन करता है। एंड ऑल्सो इंश्योर्स दैट द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड बेटर, और इसके द्वारा क्या है हम अपनी लाइफ को बहुत अधिक इम्प्रूव और बेटर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन प्ले अ मेजर रोल, अब इसके अंदर क्या है जो गवर्नमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट्स पॉलिसीज़ मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली ऑफ द, मतलब जो भी गवर्नमेंट की साइड से पॉलिसीज़ बनाई जाए वो केवल रिच और पावरफुल पर्सन के लिए न होकर बल्कि देश के सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। एंड वो मतलब सभी पीपल के लिए, देश के सभी पीपल के लिए होनी चाहिए। एंड द गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, और गवर्नमेंट को जो लेबर लॉज बनाए गए हैं उनके अंदर भी प्रॉपर क्या है चेंजमेंट होना चाहिए। एंड द वर्कर्स गेट देयर राइट्स, और जो वर्कर्स उन्हें उनके अपने राइट मिलने चाहिए। इट कैन सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू, और इसके अंदर क्या है लार्ज प्रोड्यूसर के साथ साथ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी ध्यान रखा जाए, उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। एंड इफ़ नेसेसरी द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, और जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं पर ही क्या है गवर्नमेंट को ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स का यूज़ करना चाहिए। इट कैन नेगोशिएट एट द WTO फॉर फेयर रूलर्स, it can also along with other developing countries with similar interest and developed countries in the WTO, यानी कि जो WTO उससे भी क्या इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपना अहम रोल प्ले करना चाहिए
ताकि सभी लोगों को इसके अंदर बेनिफिट मिल सके। इन पास्ट फ्यू ईयर्स मैसिव कैंपेन्स एंड रिप्रेजेंटेशन बाय पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन have influenced important decisions relating to trade and investment in WTO. It thus demonstrated that people also can play an important role in globalization. और लास्ट में यही बताया गया है कि जो WTO उसे भी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी चाहिए, हर कंपनी की तरफ इक्वल ध्यान देना चाहिए और सभी कंपनी के लिए क्या है इक्वल रूल और पॉलिसी बनाए जाने चाहिए ताकि सभी को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। इसमें लास्ट में देखिए क्या बताया गया, समिंग अप में क्या बताया गया। इस प्रकार से हम चैप्टर में क्या देखते हैं कि जो प्रेजेंट के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन है ये क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है सभी कंट्रीज को आपस में इंटीग्रेट किया जाता है, मिलाया जाता है। इस प्रकार से जो फॉरेन ट्रेड है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसे भी क्या किया जा रहा है, इम्प्रूव किया जा रहा है। और इन सभी के अंदर जो MNCs हैं वो क्या है बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा MNCs हैं वो क्या है लोकल एरियाज़ को वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरियाज़ को फैलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें यहाँ पर क्या है सस्ती लेबर मिल जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बहुत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी, IT और नए नए प्रोडक्शन, मतलब अधिक से अधिक प्रोडक्शन के द्वारा किसी भी देश को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है बेटा उदारीकरण किया गया है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन क्या है रिमूविंग बैरियर्स टू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। और जो WTO है हैज पुट प्रेशर ऑन डेवलपिंग कंट्रीज टू लिबरलाइज ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। और जो WTO है उसे क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो उनको पर जो ट्रेड बैरियर्स लगाए गए हैं उन्हें कम करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर आ सकें। वाइल ग्लोबलाइजेशन हैज़ बेनिफिटेड वेल ऑफ कंज्यूमर्स एंड ऑल्सो प्रोड्यूसर्स विद स्किल एजुकेशन एंड वेल्थ, मैनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स वर्कर्स हैव सफ़र्ड। लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या है जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, स्मॉल ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या है सबसे अधिक सफ़र करना पड़ रहा है। उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भी बेनिफिट नहीं हो पा रहा है। फेयर ग्लोबलाइजेशन वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल, सभी के लिए इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सभी गरीब के लिए, सभी अमीर के लिए, ताकि जो पुअर पीपल हैं वह भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को आगे इंक्रीज़ कर सकें, आगे बढ़ा सकें। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम अपने कंट्री को दूसरे देशों के साथ, दूसरी कंपनी के साथ मिला सकते हैं और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। आई होप बेटा आपको सभी को समझ में आ गया होगा। इजी चैप्टर था बेटा, मैंने पूरी कोशिश की है इजी वे में से समझाने की ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। फिर भी बच्चों अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।